आज के मुख्य समाचार। सरकार पर भड़की राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी आरडीपी। 52 वर्षीय महिला का शव फंदे से लटका मिला। हिमाचल में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का प्रवास। तहबाजारी और भिखारी समस्या पर व्यापार मंडल चिंतित। शिमला अग्नि विभाग में अब महिलाओं की बढ़ेगी भागीदारी। शिमला नगर निगम ने स्ट्रीट लाइट समस्या पर दी सफाई। रिज मैदान पर लगाया विशाल रक्तदान शिविर। अब समाचार विस्तार से। मंडल के अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने हिमदर्शन टीवी से विशेष बातचीत में शहर में बढ़ती तहबाजारी, अव्यवस्थाओं और भिखारियों की संख्या को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हाल के समय में शिमला में बाहरी राज्यों, विशेषकर राजस्थान और हरियाणा से आए लोगों द्वारा भीख मांगने की गतिविधियों में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे यह आशंका पैदा होती है कि इन गतिविधियों के पीछे संगठित गिरोह सक्रिय हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि शिमला कमिश्नर कार्यालय ने तहबाजारियों को व्यवस्थित करने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के अनुसार प्रत्येक तहबाजारी करने वालों को पहचान पत्र जारी किया जाएगा। इसके लिए स्थानीय आधार कार्ड, परिवार सहित फोटोग्राफ तथा आवश्यक पहचान दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा। शहर में तहबाजारी के लिए निर्धारित स्थानों पर ही बैठना अनिवार्य होगा। अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने बताया कि शहर में दिन भर भीख मांगने वाले कई लोग शाम होते ही महंगे मोबाइल फोन का उपयोग करते नजर आते हैं, जो किसी संगठित नेटवर्क की ओर इशारा करता है। उन्होंने कहा कि भिखारियों की समस्या नियंत्रण में लाने के लिए नगर प्रशासन ने प्रभावी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि अवैध भिखारी गतिविधियों को रोकने के लिए जन सहयोग अनिवार्य है। प्रशासन के प्रयास तभी सफल होंगे जब लोग अनियमित भिखारियों को प्रोत्साहित न करें और तहबाजारी संबंधी नियमों के पालन में सहयोग करें। भिखारी हिमाचल में कोई भिखारी आपको हिमाचल का नहीं मिलेगा। ये जितना भी भिखारी लोग हैं ये सारे के सारे या तो राजस्थान या हरियाणा यहाँ से आते हैं और यहाँ पे अपना परमानेंट रहन बसेरा बसा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो इनको समझते हैं कि वे गरीब हैं, इनको पैसे दे दो। और क्योंकि जो घूमने फिरने पर्यटक आता है, पर्यटक कहता है चलो कोई बात नहीं, इसे 10 रुपए 20 रुपए 50 दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उस वजह से जब ये गर्मियाँ आती हैं तब यहाँ आ जाते हैं और ये सर्दियों में भी यहाँ आ जाते हैं। तो ये जब भिखारी इकट्ठे होंगे तो इसकी समस्या ये हमारे सिर्फ अभी के लिए नहीं है, ये फ्यूचर में भी बहुत हमारे लिए समस्या का कारण है। क्योंकि हिमाचल में पहले एक भी भिखारी नहीं होता था। जो 2-3-4 भिखारी थे वो कालीबाड़ी के सामने बैठते थे, उसके अलावा हिमाचल में कोई भिखारी नहीं था। तो ये समस्या तो बहुत बड़ी है। हमारी ना सरकार से ये अनुरोध है कि इनके जो भी भिखारी आता है इनका एक तो आधार कार्ड या कुछ भी चेक करें, क्योंकि आधार कार्ड हिंदुस्तान में सबके बने हैं। इनका पहचान देखी जाए कहाँ के हैं और यहाँ पे परमानेंट रहने की इनको इजाज़त ना दी जाए, क्योंकि ये लोग यहाँ पे फिर अब इतना क्राइम हिमाचल में अब हो रहा, पहले बिल्कुल नहीं होता था। क्राइम हो गया, चोरी चकारी हो गई, नशे का हो गया। यार 80% काम जो है ये इनकी वजह से होता है, जो शायद आम आदमी नहीं समझ पाता। वो कहता है कि भाई भिखारी है। बस ये एक हमारी प्रॉब्लम है, इसको ख़त्म करना हमारी जिम्मेदारी है। जी देखिए, तहबाजारी का जो ये काम है ये मुश्किल काम है। तहबाजारी इतनी बढ़ गई है शिमला में जिसका कोई हिसाब नहीं। जिसका दिल करता है वो उठ के तहबाजारी बन जाता है। एक्चुअली अब एमसी ने रेगुलाइज किया है, मतलब कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद, जैसे कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद ये रेगुलाइज किया है। टीवीसी कमेटी बनी है। अब जिसका पक्का कार्ड होगा कमेटी उसको एक स्पेसिफिक जगह देगी। उन्हें ऐसी जगहों पे नहीं बिठाया जाएगा जो जैसे शिमला एक रिज है, लक्कड़ बाजार, लोअर बाजार, मार रोड, ऐसी जगहें हैं जहाँ पे तहबाजारियों को नो वेंडिंग जोन में नहीं बिठाया जाएगा। उनके लिए स्पेसिफिक जगह दी जाएगी। अब देखते हैं 10-15 दिन के बाद इनके फाइनल हो जाएंगे कि भी किसको जगह कहाँ मिलेगी। पर एक बात है, जो नो वेंडिंग जोन होंगे वहाँ पे इनको तहबाजारियों को नहीं बिठाया जाएगा, और जो वेंडिंग जोन कमेटी ने, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने तय करेगी वहीं पे इन्हें बिठाया जाएगा। और अगर ये इसका कानून का पालन नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ
कार्रवाई की जाएगी। जैसे कोई इनके ऊपर फाइन भी होगा, पुलिस वेरिफिकेशन भी ज़रूरी है। अगर जब फाइन होगा और एक बार नहीं 2-3 बार फाइन होगा, फिर तीसरी बार चौथी बार इनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। और जैसे आपकी एक कंप्लेंट और थी कि भी एक कार्ड के ऊपर 4-4 लोग बैठे हैं, तो ये सारे के सारे अब जितनी माल प्रैक्टिस करते थे अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो एक कार्ड फैमिली में एक ही इंसान को दिया जाएगा, वो भी अगर गरीबी रेखा के नीचे जैसे हैं तो उसको दिया जाएगा। जी, से पहले होता था ये जो कार्ड बने थे, कार्ड भी जैसे अनस्पेसिफिक जैसे बने थे कि भी उसके ऊपर लिख दिया गया इसे यहाँ माल पे बिठा दिया जाए, एक माल लिख दिया, उसे नहीं पता लगता कहाँ बिठाया जाए। पर अब जो कार्ड बन रहे हैं नए वाले, जो टीवीसी की कमेटी के बाद कार्ड बने, उन पे स्पेसिफिक जगह लिखी जाएगी और ऐसा नहीं होगा कि एक कार्ड पे आप किसी और को बिठा दोगे। अगर जिस पे कार्ड पे जिस इंसान को इशू हुआ, अगर उस कार्ड पे कोई और बैठा है, हाँ उसकी फैमिली का कोई और है, उसका रिलेशन है, वो फोटोग्राफ से देखा जाएगा, फैमिली फोटोग्राफ भी लगेगी साथ में। अगर वो उसका वो भाई बहन या कोई फादर है तब तो जायज़ होगा, अदरवाइज अगर उसने कार्ड, उसका कार्ड भी कैंसिल होगा और उसमें कानूनी सजा का प्रावधान भी रखा गया है। कांगड़ा जिले के चंगरधार क्षेत्र में मकरोटी गांव में एक दुखद खबर सामने आई है। यहाँ 52 वर्षीय महिला सुदर्शना देवी पत्नी स्वर्गीय भगत राम का शव उनके घर की दूसरी मंजिल पर दुपट्टे के फंदे से लटका हुआ पाया गया है। पति के निधन के बाद वह घर में अकेली रहती थी, जबकि उनकी बेटी विवाहिता है। स्थानीय लोगों के अनुसार सबसे पहले यह दृश्य गांव के एक बच्चे ने देखा। बच्चे ने तुरंत पड़ोसियों को इसकी सूचना दी। घटना की जानकारी जैसे ही आसपास के लोगों तक पहुंचे, लोग घटना स्थल पर जमा हो गए। ग्रामीणों ने तुरंत पंचायत प्रधान कैलाशपुर ज्ञानचंद को घटना की पुष्टि करवाई। प्रधान ने तुरंत पंचरुखी पुलिस को सूचित किया, जो घटना स्थल पर पहुंची और मामले की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और पाया कि महिला का शव बांस के डंडे से बनाए गए फंदे पे लटका था। मौके पर किसी भी प्रकार का कोई असामान्य स्थिति के संकेत नहीं मिले हैं। पुलिस ने मृतका की बेटी ज्योति और जीजा मिलाप चंद के बयान भी दर्ज कर दिए हैं। दोनों ने स्पष्ट किया कि उन्हें किसी पर संदेह नहीं है और घर में किसी प्रकार का विवाद या तनाव भी नहीं था। पुलिस के अनुसार घटना स्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं किया गया है। यह मामले को और जटिल बनाता है और जांच को और भी गंभीर बना देता है। पुलिस अब तक सभी संभावित पहलुओं और जैसे मानसिक स्वास्थ्य, अकेलापन, स्वास्थ्य समस्याएं और बाहरी हस्तक्षेप को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। पुलिस थाना प्रभारी राम स्वरूप ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की गहन जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परीक्षण के बाद इसे परिजनों को सौंप दिया जाएगा। घटना के बाद मकरोटी गांव में शोक और चिंता का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि सुदर्शना देवी शांत स्वभाव की महिला थी और अकेले रह रही थी। उनके अचानक चले जाने से सभी को गहरा सदमा लगा है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मेडिकल संस्थानों में स्टाफ नर्सों के पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरने के फैसले ने प्रदेश की राजनीति और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इस निर्णय का राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी आरडीपी ने कड़े शब्दों में विरोध किया है। पार्टी ने इसे प्रदेश के प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ के साथ शर्मनाक धोखा और उनके भविष्य के लिए गंभीर खतरा बताया है। आरडीपी के प्रवक्ता डॉक्टर निखिल ठाकुर ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि सरकार उन युवाओं के सपनों को तोड़ रही है जो वर्षों से प्रदेश की सेवा करने का संकल्प लेकर नर्सिंग क्षेत्र में आए हैं। उनका कहना है कि जो युवा देवभूमि की सेवा का प्रण लेते हैं, जो बीमारों की देखभाल करते हैं, आज उन्हीं को सरकार असुरक्षित आउटसोर्सिंग प्रणाली के हवाले कर रही है। इससे बड़े उद्योगपतियों को फायदा होगा, पर प्रदेश का युवा सस्ती लेबर बनकर रह जाएगा। नर्सेज एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री को सौंपे गए पत्र का हवाला देते हुए आरडीपी ने बताया कि 2009 से कई बैच के युवा वर्षों से सरकारी भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई नर्सेज की उम्र 40 वर्ष तक पहुंच गई है और अब आउटसोर्सिंग लागू होने से उनका स्थायी सरकारी नौकरी का सपना हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। मैं राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का एक पक्ष आज आपके साथ साझा करना चाहता हूं, वो है नर्सिंग स्टाफ की आउटसोर्स की रिक्रूटमेंट। हम सब ने ये सुना कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये कहा कि जो 700 से अधिक पोस्ट्स नर्सिंग स्टाफ की खाली हैं,
जो बड़े अस्पतालों के अंदर और हिमाचल प्रदेश के और भी अस्पतालों के अंदर खाली पड़ी हैं, उनकी भर्ती जो है वो आउटसोर्सिंग के जरिए की जाएगी। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे प्रदेश के जो वो कर्मठ लोग, वो कर्मठ युवा जिन्होंने अपनी पढ़ाई में जी जान लगाया, जिन्होंने नर्सिंग की डिग्री को हासिल किया और ये प्रण लिया कि वो हिमाचल प्रदेश के देवभूमि के लोगों की सेवा करेंगे, उनकी उस सेवा के प्रण का, उनकी दिन रात की मेहनत का, उनकी उस पढ़ाई का आज मजाक हिमाचल प्रदेश सरकार ने उड़ाया। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ एक ऐसा स्टाफ है जो दिन रात एक कर देता है सेवा करने के लिए। हम अक्सर ये देखते हैं कि जब कोई बीमार होता है तो हम उसके गंदे कपड़ों को हाथ नहीं लगा सकते। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं, इस हालात में भी लोग होते हैं जिनके शरीर से खून चल रहा हो, कभी पस पड़ी होती है, कई इस तरीके की चीजों को आप हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन ये वो स्टाफ है जो ये सब चीजें आपके लिए करता है। अगर हम अस्पताल में भर्ती होते हैं, चाहे छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, अगर आप कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हैं तो आपने देखा होगा कि दिन रात एक आपकी सेवा में कर देते हैं। छोटी से छोटी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर आपका चेकअप करता है, आप दवाइयां लिख करके देगा और वो डेली राउंड पे आएगा, आपको देखेगा। लेकिन ये नर्सिंग स्टाफ है जो उनकी कही हुई सभी बातों को दिल से करता है, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के। ये नर्सिंग स्टाफ ही है जो सभी मरीजों की सेवा करता है। और जब मरीज ठीक होता है, ठीक होने के बाद अक्सर मरीज डॉक्टर का तो धन्यवाद करते हैं, लेकिन नर्सिंग स्टाफ को हम भूल जाते हैं। ये वो कर्मठ लोग हैं जो बहुत कम सैलरी पे काम कर रहे हैं। बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जिसमें ये कर्मठ लोग 5,000 10,000 की तनख्वाह पर काम कर रहे हैं, और आज के जमाने में 5 और 10,000 में कुछ नहीं होता। हम अच्छे तरीके से जानते हैं ये महंगाई का दौर है, ये एक ऐसा दौर है जिसके अंदर 5-10 हजार में आपको कमरा भी नहीं मिलता किराए के अंदर। तो अगर कोई व्यक्ति नर्सिंग स्टाफ में काम कर रहा है या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका पूरा परिवार उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो 5-10 हजार रुपए में उसका गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन प्रदेश की सरकार ने इस सब चीज को दरकिनार कर दिया और ये कह दिया कि नर्सिंग की जो भी रिक्रूटमेंट है उसे आउटसोर्सिंग के जरिए किया जाएगा। विपक्ष भी जो है वो बहुत कड़ा इसमें रुख नहीं अपनाता है। हम अक्सर देखते हैं विपक्ष ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, धरने प्रदर्शन करेगा, उससे ज्यादा विपक्ष भी कुछ नहीं करता है। लेकिन इनसे पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, 2000 अगर हम 19 की बात भी करें, तो उस समय पर भी जब कोविड वॉरियर्स को रखा गया तो उनकी सेवाओं को तो लिया गया, और ऐसे समय पर सेवाएं ली गई जिस समय पर कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, कोई किसी से मिल नहीं रहा था। उस समय पर अगर कोई बीमार था तो उसको कोई हाथ नहीं लगाना चाहता था, उस मरीज को कोई देखना नहीं चाहता था। उस समय पर इन कोविड वॉरियर्स ने काम किया, लेकिन उनको भी क्या दिया गया? उनको भी टेम्परेरी नौकरियों का झांसा दे करके फंसा लिया गया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो धरने प्रदर्शन करते रहे, नारेबाजियां करते रहे, लेकिन उनकी बात को किसी ने नहीं सुना। नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा जो चिट्ठी लिखी गई है, उस चिट्ठी का राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी पूर्णतः समर्थन करती है, क्योंकि उस चिट्ठी में जो मांग की गई है वो मांग अपने आप में जायज मांग है। और वो मांग क्या है? वो मांग है एक स्थायी सरकारी नौकरी की, जो हर एक व्यक्ति का हक है। अगर हम बात करते हैं इन नर्सिंग स्टाफ की, तो इन्होंने बहुत मेहनत से डिग्री हासिल की है, कोई मजाक से डिग्री हासिल नहीं की है, कोई झोल से डिग्री हासिल नहीं की है। पूर्ण रूप से मेहनत करके उन्होंने डिग्री हासिल की। उसके बाद एक ही सपना उनके मन में था, और वो सपना क्या था? और वो सपना था सरकारी नौकरी का, वो सपना था स्थायी सरकारी नौकरी का, परमानेंट सरकारी नौकरी का। और ये झांसे उनको बार बार दिए गए। R&P रूल्स के अंदर भी ये साफ साफ कहा गया है कि नर्सिंग स्टाफ की जब रिक्रूटमेंट की जाएगी तो वो दो तरीके से होगी। पहला तरीका है बैच वाइज रिक्रूटमेंट का, और जो दूसरा तरीका है वो कमीशन के थ्रू रिक्रूटमेंट का तरीका है। और ये दोनों तरीकों में ये साफ तौर पे कहा गया था कि जो रिक्रूटमेंट होगी वो परमानेंट रिक्रूटमेंट होगी, स्थायी नौकरियां उनको दी जाएंगी। लेकिन इस तरह की कोई भी नौकरी उनको नहीं दी गई। बहुत से ऐसे लोग हैं जो टेम्परेरी नौकरी कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि उनकी नौकरी परमानेंट हो जाएगी। उन्हें भी अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी नौकरी परमानेंट होगी या नहीं होगी। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि वो किससे बात करें, किससे मिले, वो क्या करें, कहां जाएं, क्या वो टेम्परेरी नौकरी को करते रहें या फिर आउटसोर्सिंग की नौकरी के लिए जब रिक्रूटमेंट खुलती है तो उस समय पर पुनः आवेदन दें। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि पूरे का पूरा प्रोसेस क्या होगा।
हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा के 63वें स्थापना दिवस पर शिमला के सरगीन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभिन्न प्रकार की घोषणाएं की। इन घोषणाओं की जानकारी देते हुए अग्नि विभाग के उप निदेशक A.K. प्राशर ने कहा कि अग्निशमन विभाग में अब फायरमैन पद पर महिलाओं की नियुक्ति का रास्ता खुल रहा है। इसके लिए भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में होमगार्ड की भर्ती भी जल्द ही शुरू की जाएगी। समारोह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ने कहा था कि अग्निशमन आधुनिकीकरण योजना के तहत 55 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं SDRF की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए 6 करोड़ रुपए के अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद भी की गई है, जिसमें हवाई सर्वेक्षण, खोज और आपदा संभावित क्षेत्रों की निगरानी के लिए ड्रोन भी शामिल है। इससे आपदा प्रबंधन की तैयारी और प्रतिक्रिया समय में महत्वपूर्ण सुधार आया है। जी देखिए, 6 दिसंबर को हमारा होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस का रेजिंग डे मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष हमने CTI सरगीन में, हमारा सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर ये सेलिब्रेट किया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एज चीफ गेस्ट वहाँ पे वो शामिल हुए थे फंक्शन में। तो उस दौरान उन्होंने ये घोषणा की, मुख्यमंत्री जी ने, कि अभी से महिलाएं भी जो फायरमैन की पोस्ट होती है उसके लिए एलिजिबल होंगी। इससे पहले क्या था कि जो भी फायरमैन की पोस्ट थी वो सिर्फ मेल कैंडिडेट से उसमें रिक्रूट होते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि आने वाले समय में जो महिला गृह रक्षक हैं वो भी फायरमैन की पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगी। तो उसके लिए हमने जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, जो जैसे RNP रूल्स, रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स जो इसके लिए चेंज होने हैं, उसके लिए हम प्रपोजल सरकार को भेज रहे हैं। तो जैसे ये हमें एक फॉर्मल इसकी सैंक्शन मिल जाएगी, उसके पश्चात हम जो हमारे महिला गृह रक्षक हैं उनको भी फायरमैन ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल करेंगे, उनको ट्रेनिंग प्रदान करवाएंगे। ये हमारा फायर ट्रेनिंग सेंटर स्टेट लेवल का बल्दिया में है, जहां से हम उनको ये फायर ट्रेनिंग करवाएंगे और उसके बाद ये भी उन पोस्ट के लिए, जो महिला गृह रक्षक हैं वो भी फायरमैन की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। देखिए, हमारे शिमला में, अगर आप शिमला शहर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे 3 फायर स्टेशन जो हैं, वो एक तिलक नगर में जिसको बालूगंज में है, एक माल रोड पे और एक छोटा शिमला में हमारे फायर स्टेशन हैं। तो इसमें हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि तीनों स्टेशन जो हैं वो 24 घंटे जो हैं वो किसी भी डिजास्टर से या किसी भी फायर इंसिडेंट पे जाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसे ही हमें कोई भी इंसिडेंट की सूचना मिलती है तो तुरंत हमारे जो हैं जो फायरमैन हैं, जो हमारी फायर टीम्स हैं, वो घटनास्थल के लिए रवाना हो जाती हैं और वो बखूबी उस पर काबू पाते हैं। देखिए, जैसे पुराने व्हीकल्स जैसे जैसे हमारे आउटडेटेड होते हैं या उनको निरर्थक घोषित किया जाता है, तो सरकार से समय समय पर हमें कोई नया इक्विपमेंट और नई गाड़ियां खरीदने के लिए जो है वो बजट मिलता रहता है, उसके लिए फंड्स मिलते रहते हैं और विभाग इस पर टाइम टू टाइम कार्रवाई भी करते रहते हैं। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे जो हमारे कमांडेंट जनरल हैं श्रीमती सतवंत अटवाल त्रिवेदी जी, उनका यही विजन है कि विभाग को, अग्निशमन विभाग में नई से नई टेक्नोलॉजी जो है वो हम इंट्रोड्यूस करें और नई इक्विपमेंट, जिनमें टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इक्विपमेंट जो है वो हम फायर फाइटिंग ऑपरेशंस में यूज करें, जिसके लिए कि हम भी विभाग जो है वो पूरी तत्परता से काम कर रहा है और इस तरह के नए व्हीकल्स और न्यू इक्विपमेंट जो है हम प्रोक्योर कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बार बार खराब होने वाली स्ट्रीट लाइटों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम मेयर सुरेंद्र चौहान ने संबंधित कंपनी को तलब किया है। ठंड के मौसम में अंधेरे के कारण लोगों की दिक्कतें बढ़ रही है, खासकर उन लोगों को जो देर रात अपने कार्यस्थलों से घर लौटते हैं। कई बार स्ट्रीट लाइटों के खराब रहने से हादसों की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। महापौर सुरेंद्र चौहान ने शहर के कई इलाकों में बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों पर स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि हाल ही में कई लाइटें बिजली बोर्ड और स्ट्रीट लाइट लगाने वाली एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी के कारण बंद हुई थी। उन्होंने बताया कि इस समस्या को तुरंत दूर करने के निर्देश विभागों को जारी कर दिए गए हैं।
है ताकि आने वाले दिनों में शहर की सभी स्ट्रीट लाइटें सुचारू रूप से कार्य करें और लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। आगामी विंटर फेस्टिवल को लेकर भी नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी है। महापौर ने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था को विशेष रूप से मजबूत किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने काम में जुटे रहते हैं। उन्होंने शहर वासियों से अपील की है कि वे स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग दें। विंटर फेस्टिवल के दौरान पार्किंग की बढ़ती समस्या को देखते हुए भी नगर निगम ने कई छोटे पार्किंग स्लॉट भी तैयार किए हैं ताकि पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सुविधा मिल सके और यातायात सुचारू रहे। महापौर सुरेंद्र चौहान ने आश्वासन दिया कि नगर निगम शिमला शहर की मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है और जनता की समस्याओं का समाधान उनकी पहली प्राथमिकता है। देखिए, मैंने पिछले कल एक मीटिंग ली थी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के एक्सचेंज और हमारे डिपार्टमेंट के जो जिनको कंपनी को काम दिया वो थे, उनके अधिकारी थे और प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हमारा और कंसर्निंग जेई, उनके सबके साथ बैठ के हमने बैठक की जिसमें कुछ चीज़ें निकल के आई है कि काफ़ी जगह जो है ये प्रॉब्लम आई है कि आपस में कॉम्बिनेशन बिजली बोर्ड और कंपनीज के बीच नहीं है, जिसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कहा, बिजली के अधिकारी ने कहा कि हमारे 10 मीटर हमने सेंक्शन किए वोल्टेज के लिए। लो वोल्टेज जहाँ हो जाती है, जहाँ बिजली बंद हो जाती है, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए हमने उसको सेंक्शन किए, जो सिर्फ 5 ही जगह लगे थे अभी। तो उसके साथ पैनल लगता है, पैनल लगाती है कंपनी जो हमारे पास, जो हमने हमारे साथ जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, उस कंपनी को हमने उसकी नॉलेज में भी नहीं था। अब 10 जो मीटर लगेंगे, उस 10 पैनल लगेंगे तो उसकी वोल्टेज की प्रॉब्लम भी और जो प्रेशर पड़ता था लाइट्स पे, एक्स्ट्रा जो लोड पड़ता था वो भी कम होगा। उसकी वजह से लाइटों में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जो कंपनी वालों ने मुझे बताया भी है और इलेक्ट्रिसिटी वालों ने भी। तो इसका एक कम्युनिकेशन था, इसमें काफ़ी कमी रही है, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल पिछले कल या परसों 2 दिन पहले फ्लावर से मल्याना स्टेप टू बखराई तक लाइटें बंद हो गई एकदम, लगभग 30-40 लाइटें 2 दिन वो बंद रही। तो उसका जब मैंने पूछा कि क्या कारण रहा, तो वो पहले कंपनी वालों ने कहा कि हमारी तरफ से ठीक है, बिजली वालों से बात की तो उन्होंने कहा केबल जली, तो वो एक दूसरे को एड्रेस नहीं किया हुआ था। मैंने एड्रेस जब हुआ तो उन्होंने कहा जी हमारी पार्ट से है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, क्योंकि केबल जल गई थी। केबल जब जल गई तो उसको ठीक किया, शाम को सारी लाइटें ठीक है। फिर मैंने कंसर्निंग पार्षद से भी बात की तो उन्होंने कहा हमारी लाइटें ठीक हुई। तो इशू ये था कि आपस का एक गैप जो है, जो मैंने उनको कहा कि समय समय पर आप आपस में बात करते रहा करें, ताकि जो इशू आपका है वो आपने सॉल्व करना है, जो बिजली बोर्ड का वो बिजली बोर्ड करे। नहीं तो ऐसा होता है एक दूसरे पर डालने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये लोग इसमें सफ़र नहीं करना चाहिए। तो इसकी सकारात्मक बैठक रही और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहेगा। इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारे जो सफाई के मित्र हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन जो स्टॉल्स जिनके लगेंगे उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फिक्स करेंगे। हमारा पेनल्टी का सिस्टम होगा उसमें। आप अगर इधर उधर कोई गंदगी पड़ी होगी, क्योंकि हमारे पूरे दिन गाड़ी वहाँ मूव करती रहेगी, जब हमारा व्यवस्था हमने जब पूरी दी हुई उसमें, तो आपको इधर उधर हम फेंकने नहीं देंगे। हमारा सफाई कर्मचारी, सफाई मित्र रात के 11-12 बजे तक भी वहाँ बैठते हैं, ऐसा नहीं। लास्ट ईयर भी हमने बहुत अच्छा काम किया, तो बीच में, लेकिन जो वहाँ के स्टॉल्स के इशू है उनकी हम फीस रखते हैं और हम जो भी जितने 7 डेज़ का तो हम 7 डे चार्ज करेंगे। और कूड़े को, सफाई को ढंग से रखना उनका काम भी है और हम उसमें चेक भी करें। तो क्योंकि सभी का कर्तव्य भी है, जिनको हम स्टॉल्स देंगे तो वो सबका एक नहीं तो नोटिस भी देंगे और हैवी चलान भी। तो सफाई को लेकर के हम गंभीरता से विचार करेंगे। बिल्कुल होता, हमारी कॉमन मीटिंग होती है, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट से बैठक करूँगा मैं। हमारे जितने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट जबकि सबकी थी, पुलिस ये सबके सहयोग से होता है। मैं विशेष तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद करता हूँ। पिछली बार भी उन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बहुत सहयोग दिया था। इस बार भी हमारी बैठक उनसे हुई है, अभी चर्चा हुई है और मैं बैठक भी लूँगा। तो एक संयुक्त रूप से होता है कि फेस्टिवल ये कोई नगर निगम का ना होकर के ये सारे शहर का है, पूरे सभी लोगों का है, मिलके इसमें काम करना है। एक फेस्टिवल सबके लिए बनाया हमने, कि इसको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और शिमला की एक पहचान जो बनी है इंटरनेशनल मैप पे,
तो उसको उसको उसका सबका फर्ज है, उसमें हम काम करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया कि बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं रसायन उर्वरक मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा का हिमाचल प्रदेश का यह पहला प्रवास है। उन्होंने कहा कि नड्डा जी के नेतृत्व में मिली भव्य जीत से हिमाचल के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और पूरे प्रदेश में उनके स्वागत को लेकर जबरदस्त तैयारियां चल रही है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने जानकारी दी कि नड्डा जी 12 दिसंबर की रात्रि को शिमला पहुंचेंगे, जहां वो पार्टी प्रभारी एवं वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे तथा 2027 के मिशन को ध्यान में रखते हुए संगठनात्मक रणनीतियों को मजबूत करेंगे। 13 दिसंबर की प्रातःकाल शिमला के पीटर ऑफ ग्राउंड में नड्डा जी का विशाल अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न जिलों और क्षेत्रों से हजारों कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना है। शिमला संसदीय क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं में अपने हार्दिक नेता से मिलने को लेकर भारी उत्साह है और जन सैलाब उमड़ने की भी संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही नड्डा जी जबलहट्टी रोड पर बडेरी के पास बनने वाले 4 मंजिला अत्याधुनिक नए भाजपा मुख्यालय का शिलान्यास भी करेंगे। यह भवन प्रदेश भाजपा के भविष्य की कमांड सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वास्थ्य परिवार कल्याण उर्वरक एवं रसायन मंत्री आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी देवभूमि हिमाचल प्रदेश पधार रहे हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की प्रचंड जीत हासिल करने के बाद आदरणीय नड्डा जी का हिमाचल प्रदेश का ये पहला प्रवास है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और हिमाचल प्रदेश अत्यंत उत्साहित है कि वो शख्स जिनकी अध्यक्षता में बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत हुई, उनका आगमन हमारे लिए आनंददायी है। हिमाचल वासियों के लिए एक बहुत बड़े सुकून का विषय है। इसलिए माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी 12 तारीख के रात्रि में शिमला पधारेंगे और 13 तारीख प्रातःकाल उनका अभिनंदन कार्यक्रम वो रखा गया है। पीटर हॉफ शिमला के ग्राउंड में हजारों लोग उनका अभिनंदन करेंगे। जिस प्रकार की भव्य जीत, जिस प्रकार की प्रचंड जीत बिहार में उनकी अध्यक्षता में हासिल की है, उसको लेकर के और पूरा जनमानस उत्साही है। हम पूरे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लोग विशेष तौर पर शिमला संसदीय क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जन सामान्य अपने हर दिल अजीज नेता को मिलने के लिए उत्साहित है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के स्टेट लेवल जो पार्टी कार्यालय बनना है, उसका शिलान्यास और भूमि पूजन भी माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी अपने कर कमलों से 13 दिसंबर को करेंगे। तो हम आज यह विधिवत सूचना मीडिया के माध्यम से और सामान्य जनमानस को देने का प्रयास कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के हर दिल अजीज नेता, हिमाचल के सपूत बिहार में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद 13 तारीख को पीटर हॉफ के और मैदान में उनका अभिनंदन समारोह होगा। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर ननखड़ी स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने एक नोबल कॉज के तहत विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस कार्य में आईजीएमसी अस्पताल शिमला की चिकित्सक टीम ने पूर्ण सहयोग प्रदान करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एसोसिएशन के सचिव ने बताया कि शिविर का लक्ष्य 80 यूनिट रक्त एकत्र करना है। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 45 यूनिट रक्त संग्रह किया जा चुका है और उम्मीद है कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक रक्त एकत्र किया जाएगा। उन्होंने बताया कि युवाओं के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने भी भारी उत्साह के साथ रक्तदान कर मानवीय सेवा
सेवा की मिसाल पेश की है। रक्तदान शिविर में बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजक लगातार लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करते नजर आए, जिससे पूरे कार्यक्रम के दौरान जोश और उत्साह का माहौल बना रहा। ननखड़ी स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन समय समय पर ऐसे सामाजिक अभियानों का आयोजन करती रहती है, जो समाज में सकारात्मक संदेश फैलाने और लोगों को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश मेहता है और मैं ननखड़ी के पनोली गांव का निवासी हूँ और मैं ननखड़ी स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। और आज का हमारा जो मोटो है वो एक नोबल कॉज के लिए काम करना है, क्योंकि हमारी जो स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है वो काफ़ी टाइम से ऐसे ही काम करते आई है और हर साल जो है हमारी एसोसिएशन का कैंप होता है और हर साल की तरह हमने जो है एक कैंप का ब्लड डोनेशन कैंप का जो आज हमने ऑर्गेनाइज़ करवाई है, ताकि जो है हम लोगों की हेल्प कर सकें जिनके भी नीडेड है ब्लड के लिए। टारगेट दिया था वो 80 यूनिट्स तक है और फिलहाल तक हमारे पास 45+ यूनिट का जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है और अब जो हमें आगे अंदाज़ा है वो आई थिंक 80+ ज़रूर हो जाएगा जो हमने टारगेट दे रखा है। हर तरह के देखो हम तो कहेंगे कि बुज़ुर्ग लोग भी जो है वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर जो भाग लिया उन्होंने, हालांकि वो खून तो नहीं दे सकते थे, बट हमने देखा जितने भी जो यंग है या आपने कहा कि वुमेन है वो सारे जो है आए और उन्होंने ब्लड दिया और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है हमें हर वर्ग के लोगों से बहुत रहा है। और आप देख सकते हैं जितने भी हमारे साथ यहाँ हमारे युवा साथी है वो सुबह से जो है डटे हुए हैं यहाँ पे, जितना हो सके वहाँ पे पब्लिसिटी कर रहे हैं ताकि लोग यहाँ पे आए और रक्तदान करें।